गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने बात की थी संविधान के बारे में कि कानून कैसे बनता है। आज हमारे 3 टॉपिक है एक संविधान के अंदर। आज हमारे 3 टॉपिक है। एक तो हमने पढ़ा था सबसे पहले संविधान में साधारण विधेयक, है ना। साधारण विधेयक किस प्रकार बनाया जाता है, लोकसभा राज्यसभा कैसे पास करती है, उसकी बात हमने आराम से कर ली, ठीक है। और दूसरा हमारा आता है इसके अंदर एक धन विधेयक, है ना। धन विधेयक को अंग्रेजी में बोला जाता है मनी बिल। और तीसरा हमारे पास आता है संविधान संशोधन। किसी भी देश का जो संविधान है, किसी भी देश का जो संविधान है उसमें संशोधन की प्रक्रियाओं का अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। ब्रिटेन का जो संविधान है उसके अंदर, ब्रिटेन का जो संविधान है उस संविधान के अंदर उसमें संशोधन के जो प्रकार है वो एकदम साधारण बहुमत के द्वारा होते हैं। जबकि अमेरिका का जो संविधान है उसके अंदर अगर संशोधन करना हो, उसके अंदर अगर संशोधन करना हो तो वो बहुत ही मुश्किल से होता है। मुश्किल से मतलब है कि वहां पे 2/3 से ज्यादा आपको बहुमत चाहिए। तो अमेरिका का जो संविधान है वो एक कठोर संविधान है, जबकि ब्रिटेन का जो एक संविधान है वो बहुत ही लचीला संविधान है। लचीले का मतलब हुआ कि उसमें जो संशोधन है वो आराम से किए जा सकते हैं, जबकि अमेरिका का जो संविधान है उसके अंदर संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। क्यों उसमें संशोधन नहीं किए जा सकते? क्यों? क्योंकि वो कठोर है। ब्रिटेन में किए जा सकते क्यों? क्योंकि वो एक लचीला संविधान है। भारत का जो संविधान है वो ना तो लचीला है और ना ही कठोर है। भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों है। दूसरे शब्दों में हमारे संविधान की इसी विशेषता को कहा जाता है नम्य और अनम्यता, है ना। ये वर्ड ध्यान रखें हिंदी मीडियम वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपको बुक में यही लिखा हुआ है कि भारत का संविधान कैसा है। भारत का संविधान नम्य और अनम्य दोनों का क्या है, मिश्रण है। तो आज अपन बात करते हैं संविधान संशोधनों की। तो मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार से हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। पहला तो हम साधारण विधेयक के द्वारा हमारे संविधान में संशोधन कर सकते हैं, कोई नए कानून को बना सकते हैं। दूसरा हमारी संसद धन विधेयक। धन विधेयक का हम इसके आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे धन विधेयक के बारे में। और तीसरा आता है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संशोधन का मतलब क्या हुआ, बदलना, है ना। किसको बदलना? संविधान को बदलना। तो संविधान को कितने प्रकार से बदला जा सकता है उसका जो वर्णन है वो हम इस पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हमारे टॉपिक है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन हमारे संविधान में किस प्रकार किया जाएगा इसका वर्णन संविधान के भाग 20 में। संविधान के भाग कौन सा है? संविधान का भाग 20 है। ये रोमन संख्या ध्यान रखेंगे, है ना। 20 में से नहीं लिखना आपको। तो संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में 368 अनुच्छेद 368 किसके बारे में बताता है? संविधान संशोधन के बारे में बताता है। आपकी किताब ने चैप्टर नहीं दे रखा। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 20 है। आर्टिकल कौन सा है? 368 है ना। भाग 20 में अनुच्छेद 368 में किसका वर्णन किया गया है? संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन मूल रूप से 2 प्रकार से किया जाता है। संविधान संशोधन मूल रूप से 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो करती है हमारी संसद, ठीक है, और दूसरा करती है संसद के साथ हमारी जितनी भी राज्य की जो विधानसभाएं हैं वो विधानसभाएं मिलकर के, यानी कि संसद प्लस विधानसभा ये दोनों मिलकर के संविधान को क्या करती है? संशोधित करती है। और दूसरा हमारी संसद संविधान को क्या करती है? संशोधित करती है। संविधान संशोधन पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं, वो ध्यान रखना। सबसे पहली बात, संविधान संशोधन हमारे संसद के किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। चाहे तो आप लोकसभा में पहले ला सकते हो और चाहे आप राज्यसभा में पहले ला सकते हो। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी संविधान संशोधन का प्रारूप जो है वो रखा जा सकता है, ठीक है। पहली बात, संविधान संशोधन किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। कभी भी विधानसभाओं के अंदर संविधान संशोधन नहीं लाया जा सकता है। संविधान संशोधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक में लाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति की बिना अनुमति के संविधान संशोधन लाया जा सकता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति की अनुमति लेना इसके लिए आवश्यक, राष्ट्रपति की अनुमति लेना इसके लिए आवश्यक नहीं है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि संविधान संशोधन सरकारी या गैर सरकारी दोनों प्रकार का हो सकता है। लास्ट वीडियो मैंने इसकी बात की थी। सरकारी का मतलब अगर सरकार का कोई मंत्री इसके बारे में बात करता है तो वो सरकारी संविधान संशोधन हो जाएगा। और अगर कोई सांसद लेकर के आता है, चाहे वो लोकसभा को चाहे वो राज्यसभा को, तो वो गैर सरकारी विधेयक हो जाएगा। तीसरी बात, जब संविधान संशोधन हमारी संसद पास कर देती है, मतलब जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों पास करके इसे जब राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति कभी भी साधारण विधेयक की तरह इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। मतलब जब संविधान संशोधन राष्ट्रपति के पास
हस्ताक्षर के लिए जाता है तब उन्हें हस्ताक्षर करने अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति कभी भी संविधान संशोधन को वापस पार्लियामेंट को वापस संसद को नहीं भेज सकता है, वो संविधान संशोधन हस्ताक्षर करने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है। अब आर्टिकल 368 के तहत दो प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है। पहला तो हमारी संसद करती है, दूसरा हमारी संसद के साथ साथ हमारे देश में जितनी वर्तमान में हमारे 28 विधानसभाएं हैं, 28 विधानसभाओं में से आधी विधानसभा, 28 की आधी कितनी हुई, 14 से ज्यादा। अब 14 से ज्यादा वो 16 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। तो आधी से ज्यादा विधानसभा जब उसको पारित कर देगी और संसद पारित कर देगी तब वो किसके पास जाता है, राष्ट्रपति जी के पास जाता है। हमारी संसद भी संविधान को दो प्रकार से संशोधित करती है। हमारी संसद भी संविधान को दो प्रकार से संशोधित करती है। पहला प्रकार इसकी बात करते हैं। पहला प्रकार होता है जब हमारी संसद साधारण बहुमत से, कौन से बहुमत से, साधारण बहुमत से संविधान संशोधन को पारित करती है। साधारण बहुमत क्या होता है, ऐसे कौन से आर्टिकल है जो साधारण बहुमत के द्वारा पास किए जाते हैं। जैसे साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन क्या होता है, किसी राज्य के नाम बदलना है, राजस्थान का नाम बदल करके है ना आपको मंगल ग्रह रखना है, तो वो संशोधन कहां पे करना पड़ेगा, वो साधारण विधेयक के द्वारा संशोधन होगा। आपको राजस्थान की सीमा में परिवर्तन करना है ना, कुछ मध्य प्रदेश से भाग लेना है, कुछ मध्य प्रदेश को देना है, कुछ यूपी का भाग जोड़ना है, कुछ यूपी को देना है। पश्चिम बंगाल, अभी वर्तमान में चर्चा है कि पश्चिम बंगाल का नाम बदल करके हमें बंगाल करना है, तो अगर बंगाल हमें करना पड़ेगा तो हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। मतलब संविधान में पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है, हमें उस पश्चिम बंगाल को हटा करके सिर्फ बंगाल लिखना है। तो जो हमें बंगाल लिखना है वो कौन सा, वो संविधान में संशोधन तो होगा लेकिन उसे हमारी संसद साधारण बहुमत के द्वारा क्या करेगी, पास करेगी। आई क्या बात समझ, हमारी संसद किसके द्वारा पास करेगी, साधारण बहुमत के द्वारा। मतलब जब कभी भी किसी राज्य का नाम बदलना हो, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, वो हमारी संसद जो संविधान संशोधन करती है वो साधारण बहुमत के द्वारा करती है। साधारण बहुमत क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अगर मान लो लोकसभा राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है, उन सदस्य संख्या है और जितने उस दिन मतदान करने वाले हैं उनका आधे से एक ज्यादा। आधे से एक ज्यादा का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो उस दिन लोकसभा के अंदर 500 मेंबर है ना, 500 मेंबर है, उनमें से वोट डालने वाले केवल 450 है, तो 450 का आपको क्या करना होगा, आधा, और आधे में एक जोड़ना होगा। वो हमेशा क्या होता है, साधारण बहुमत होता है। ठीक है। दूसरी चीज, पहला प्रकार तो हो गया कि साधारण बहुमत के द्वारा हमारी संसद पास करती है, और दूसरा संसद विशेष बहुमत के द्वारा, कौन से बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा हमारे संविधान में संशोधन करती है। जैसे विशेष बहुमत के द्वारा कौन से, अगर कोई मूल अधिकार को हटाना है, नए मूल अधिकारों को जोड़ना है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कुछ जोड़ना है, कुछ हटाना है। अगर ऐसी किसी भी चीज को अगर हमारे संविधान में शामिल किया जाता है या उसे बदला जाता है ना, संशोधन का मतलब क्या हुआ, बदलना। या तो किसी आर्टिकल को हटाना होता है, या किसी आर्टिकल को जोड़ना होता है, या उस आर्टिकल में परिवर्तन करना होता है। यह काम कौन करती है, हमारी संसद करती है। तो विशेष बहुमत के द्वारा मूल अधिकारों को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, है ना, और जैसे मान लो कि हमारी जो प्रस्तावना है उद्देशिका है उसमें कोई बदलाव करना है, वो कौन से बहुमत के द्वारा होगा, हमेशा विशेष बहुमत के द्वारा होगा। अब विशेष बहुमत का यहाँ पे मतलब क्या है, इसमें दो चीज आती है, दोनों को आपको आराम समझना है। पहला तो विशेष बहुमत तभी माना जाएगा, विशेष बहुमत में आपको साधारण बहुमत तो हमेशा प्राप्त होना चाहिए। कौन सा बहुमत प्राप्त होना चाहिए, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत कितना होता है, जैसे अपन बात करते हैं राज्यसभा की, है ना, या मान लो अपन बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, 545 है। 545 का बहुमत कितना होता है, 273। इसे मैजिकल फिगर भी कहा जाता है। पता है आपको कि लोकसभा में अगर आपके पास 273 सांसद है तो आपकी क्या बनती है, सरकार बनती है। तो 245 में से जो 273 है वो किसका, साधारण बहुमत हुआ है। तो जब कभी भी संविधान संशोधन होगा तो आपको 273 वोट तो पक्ष में चाहिए ही। इसके अलावा उस दिन जब मतदान हो रहा है, उस मतदान करने में जितने भी लोग मतदान करने, उन मतदान करने वालों का 2/3 चाहिएगा। इसके कहने का मतलब, इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझो। अगर मान लो लोकसभा में उस दिन 300 सांसद उपस्थित हैं, ठीक है, अब 300 सांसद उपस्थित है, अब मतलब मतदान करने वालों को 2/3 चाहिए ना, तो आप इसका 2/3 करोगे, 300 का कितना आएगा, 2/3 200 आएगा। लेकिन ये जो 200 है ये 273 से कम है, तो ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको 273 सांसदों का समर्थन तो चाहिए, और मतदान करने वालों का कितना चाहिए, 2/3। मतलब ये जो मतदान कर रहे हैं ना, इनका जो 2/3 होगा वो 273 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए।
तभी आपका संविधान संशोधन मान्य होगा। इसे कहा जाता है विशेष बहुमत, मतलब सामान्य बहुमत के साथ साथ उपस्थित और मतदान करने वालों का कितना चाहिए, 2/3। सामान्य बहुमत के साथ साथ उपस्थित और मतदान करने वालों कितना चाहिए, 2/3। इसे ही बोला जाता है विशेष बहुमत। ठीक है, तो हमारी संसद संविधान में 2 प्रकार से संशोधन करती है, एक तो साधारण बहुमत के द्वारा और एक विशेष बहुमत के द्वारा। लेकिन केशवानंद भारती मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद कभी भी जब संविधान संशोधन करेगी तो वो संविधान के मूलभूत ढांचे को नहीं बदलेगी। सर, ये मूलभूत ढांचा क्या है? तो ये कोर्ट ने ऐसा कहा था कि वो जो मूलभूत ढांचा है वो समय समय पर उसे कोर्ट बताएगी। तो मूलभूत ढांचे में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि हमारी संसद कभी भी उन चीजों को निश्चित यानी कि हटा नहीं सकती। जैसे संसद ऐसा संविधान संशोधन नहीं कर सकती कि वो न्यायपालिका भी खत्म कर दे, है ना। संसद न्यायपालिका खत्म करके कहते आज के बाद में न्यायपालिका कभी न्याय नहीं देगी। अब से जो न्याय होगा ना वो हमारे बाबा जी देंगे, 1008 वाले बाबा जी, है ना, न्याय वही देंगे। अब से तो बाहुबली मूवी में देखा होगा वो न्याय देता है ऐसे, है ना। तो ऐसा कभी भी संसद अमेंडमेंट या संशोधन नहीं लेकर के आ सकती है ना। संसद कभी भी मूल अधिकारों को नहीं हटा सकती है। फंडामेंटल राइट्स को कभी भी संविधान संशोधन के द्वारा हमारी संसद नहीं हटा सकती है। मूल कर्तव्यों को कभी भी हमारी संसद नहीं हटा सकती है। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ऐसा कहा है कि संसद संविधान संशोधन तो कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकती है। और वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा वो समय समय पर हमारी सुप्रीम कोर्ट हमें बताती रहेगी। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि हमारी संसद संविधान में किस प्रकार से संशोधन करती है। दूसरा, संसद प्लस विधानसभा है। जब ऐसा कोई कानून लाया जाता है जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हो, जब 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी कानून बनाया जाएगा। 7वीं अनुसूची में क्या मैंने आपको बताया था, 7वीं अनुसूची के अंदर 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इन तीनों लिस्टों में अगर कोई बदलाव करना है, राज्य सूची के किसी विषय को अगर समवर्ती सूची में डालना है तो वो हमेशा विधानसभाओं की सहमति के द्वारा डाला जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में आपको कोई परिवर्तन करना है तो हमेशा विधानसभा को पूछ करके ही किया जाएगा। ऐसा कोई भी बिल जिसमें हमारी जो स्टेट लेजिस्लेचर है, हमारे राज्यों की जो विधानसभा है, उनका कोई भी इंटरेस्ट हो, उनका कोई भी मतलब इंटरेस्ट का मतलब होगा उनका कोई भी लाभ हो, ऐसे किसी भी मामले को पहले तो संसद विशेष बहुमत के द्वारा पास करेगी। उसके बाद में हमारी जो विधानसभा है वो आधी से ज्यादा विधानसभा उसको क्या करेगी, पास। एक एग्जांपल के द्वारा अभी नरेंद्र मोदी की सरकार एक बिल लेकर के आई है जिसका नाम है जीएसटी, आपको पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, है ना। वस्तु एवं सेवा कर लेके, वस्तु एवं सेवा कर ने क्या किया, केंद्र और राज्य के संबंध में बदलाव कर दिया। पहले 2 प्रकार से टैक्स हमारे देश में लिए जाते थे, एक तो राज्य सरकारें लेती थी और एक केंद्र सरकार लेती थी। दोनों अलग अलग टैक्स लेती थी। तो राज्य सरकार अपना डिसाइड करती थी और केंद्र सरकार अपना टैक्स डिसाइड करती थी। लेकिन मोदी जी ने कहा 1 नेशन 1 टैक्स, एक देश एक कर होना चाहिए। तो उसमें क्या हुआ कि राज्य की जो अधिकार है उनको केंद्र धीरे धीरे छीन रही थी। तो जब जीएसटी पारित हुआ उससे पहले तो संसद ने विशेष बहुमत के द्वारा पास किया, उसके बाद में हमारे देश की आधी से ज्यादा विधानसभा थी ना, उन्होंने भी जीएसटी को पास किया, तभी जाकर के ये संविधान संशोधन क्या हुआ, पास हुआ। तो ऐसे संविधान संशोधन जिनके अंदर राज्यों का इंटरेस्ट होता है, अगर उनमें कोई बदलाव करना होता है, उनमें कोई भी बदलाव करना होता है तो वो हमेशा आधे से ज्यादा राज्यों के साथ करना होगा। संसद का तो बहुमत चाहिएगा, उसके साथ आपको विधानसभा का भी बहुमत चाहिए होता है। तो ये हमारा जो टॉपिक है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कौन से भाग में है? संविधान संशोधन भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 है ना। संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है? संविधान संशोधन हमेशा 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से, पहला संसद करती है, दूसरा संसद प्लस विधानसभा करती है। संसद कितने प्रकार से करती है? 2 प्रकार से करती है। 2 प्रकार कौन से हो गए? एक तो साधारण बहुमत के द्वारा और दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा। दूसरा मैंने आपको बताया संसद, और संसद के साथ साथ कौन सी हमारी विधान सभाएं। ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और मैं बता दूं, संविधान संशोधन के लिए कभी भी, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि साधारण विधेयक जब लोकसभा और राज्यसभा में आता है ना, तो उनको अगर मान लो लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा पास नहीं करती है तो राष्ट्रपति इनकी संयुक्त बैठक बुला लेता है ना, जॉइंट सीटिंग बुला लेता है। ये चीज ध्यान रखेंगे, साधारण विधेयक पे तो जॉइंट सीटिंग बुलाने का अधिकार है ना। साधारण विधेयक पे तो आप संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक बुला सकते हो, लेकिन संविधान संशोधन पर कभी भी संयुक्त बैठक को नहीं बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन को लोकसभा अलग पास करेगी और राज्यसभा अपना अलग पास करेगी। इनके लिए दोनों की सीटिंग एक साथ नहीं हो सकती है। आई बात समझ में? संविधान संशोधन पर कभी भी
संविधान संशोधन में कभी भी दोनों चैम्बरों को साथ में बुलाया नहीं जा सकता है। और जो संविधान संशोधन होगा वो पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करना उनको क्या होता है, जरूरी होता है। तो ये अभी तक हमने बात करी किसकी, संविधान संशोधन की। ठीक है, तो 3 प्रकार के बिल होते हैं हमारे। एक तो होता है साधारण विधेयक, जिसकी बात लास्ट वीडियो में अपने की है, अभी मैंने आपको बता दिया संविधान संशोधन विधेयक। और तीसरा दोस्तों हमारे पास आता है धन विधेयक। धन विधेयक मतलब मनी बिल। मनी बिल का मतलब क्या हुआ, धन विधेयक मनी बिल, मनी का मतलब होगा पैसा। ऐसा विधेयक है जिसमें किसकी बात हो, धन की बात हो, पैसे की बात हो, सरकार के पास पैसे की इनकम बढ़ती हो। सरकार के पास इनकम कैसे बढ़ती है, सरकार के पास इनकम बढ़ती है कर लगाने से, टैक्स लगाने से बढ़ती है। जब सरकार कोई नया टैक्स लेकर के आएगी, उस बिल को, उस विधेयक को कौन सा विधेयक बोला जाएगा, धन विधेयक बोला जाएगा। धन विधेयक मनी बिल। ठीक है, अब धन विधेयक की बात करते हैं तो धन विधेयक की कुछ खास बातें हैं। धन विधेयक के बारे में सबसे पहले अनुच्छेद 109 बताता है। धन विधेयक के बारे में कौन बताता है, अनुच्छेद 109। और अनुच्छेद 110 धन विधेयक में क्या है वो सारी बातें में कौन सा अनुच्छेद बताता है, अनुच्छेद 110 हमें धन विधेयक की अन्य बातें बताता है। तो 2 आर्टिकल 109 और 110 किससे संबंधित है, धन विधेयक से संबंधित। धन विधेयक क्या होता है, जिसमें किसकी बात होती है, नाम से स्पष्ट है, धन की बात होती है, उसे क्या कहा जाता है, धन विधेयक। धन विधेयक की कुछ खास बातें बताता हूँ। धन विधेयक की पहली खास बात, धन विधेयक सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ कहां पे लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा। धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में नहीं लाया जाता। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ कहां पे लाया जाएगा, लोकसभा में ही लाया जाएगा। ये कभी भी राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है ना, धन विधेयक कहां पे लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा। दूसरी बात, धन विधेयक जब लोकसभा से पारित होने के बाद में जब राज्यसभा के पास जाता है, धन विधेयक पारित होने के बाद में किसके पास जाता है, राज्यसभा के पास जाता है। तो राज्यसभा 14 दिनों तक इसे अपने पास रख सकती है। इससे ज्यादा धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास नहीं रख सकती है। कितने दिनों तक, 14 दिनों तक। इससे ज्यादा राज्यसभा कभी भी अपने पास इन विधेयकों को नहीं रख सकती है। 14 दिन के भीतर उसे या तो पास करना होगा, और अगर मान लो राज्यसभा इसको पास नहीं करती है तो ये पास माना जाएगा। अगर राज्यसभा पास नहीं करती है तो ये पास माना जाएगा। कौन सा विधेयक, धन विधेयक। धन विधेयक पर किसको विशेष अधिकार है, धन विधेयक पर लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ कहां पे लाया जाएगा, लोकसभा में। दूसरी बात, धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति को पूछ करके लाया जाता है। ठीक है, ना तो साधारण विधेयक राष्ट्रपति जी को पूछ करके लाया जाता है, ना संविधान संशोधन राष्ट्रपति जी को पूछ के लाया जाता है। राष्ट्रपति को कौन सा विधेयक पूछ करके लाया जाता है, धन विधेयक हमेशा किसकी पूर्व अनुमति से, मतलब धन विधेयक लाने से पहले आपको किसको पूछना पड़ेगा, भारत के राष्ट्रपति को पूछना पड़ेगा। और जब राष्ट्रपति जी आपको बताएंगे तभी आप धन विधेयक लेकर के आ सकते हो। धन विधेयक किसको पूछ करके लाना पड़ेगा, धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति जी को पूछ करके लाना होगा। तीसरी बात, जब धन विधेयक दोनों लोकसभा और राज्यसभा जब पास कर देती है ना, उसके बाद में राष्ट्रपति जी के पास जाता है तो राष्ट्रपति धन विधेयक को भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। धन विधेयक पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने क्या होता है, अनिवार्य होता है। क्यों, क्योंकि उनको पूछ करके लाया गया। जब उनसे पूछ करके लाया गया तो वो हस्ताक्षर करने से मना क्यों करेंगे, बताओ। तो धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति जी को पूछ करके लाया जाता है, और जब इसको पास किया जाता है तो राष्ट्रपति इस पर क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ कहां पे लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। ये सारी बात हमने दो आपके छोटे छोटे टॉपिक बच रहे थे, एक तो संविधान संशोधन और एक धन विधेयक। ठीक है, अब कल मैं आपको पढ़ाऊंगा जुडिशरी, है ना। ये छोटे टॉपिक है, बाकी आप अपनी 12th की बुक में से पढ़ लेना। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में बोल देना, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आएगा, मेन जो कीवर्ड्स थे वो मैंने आपको लिख करके बता दिए। ठीक है, कल अपन बात करेंगे जुडिशरी की, और जुडिशरी का मैं एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।